अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मैम। प्लीज माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं और इस काबिल होते हैं कि दूसरों को सिखा सकें। आप अपने डेली मारा के जो मसाइल हैं, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आपके घरेलू इश्यूज़ हैं, आप हर चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आपको हर चीज़ से आपको बहुत अच्छे से कवर किया जाता है, आपको हर मसले का हल बताया जाता है। जहाँ तक हम चाहें, जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, वहाँ तक आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों को ऑल्टरनेट्स देते हैं। इसी तरह का आज जिस इस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूँ और जो टॉपिक लेके आई हूँ वो भी इसी तरह का टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे हम अपने बहुत सारे मसाइल का, बहुत सारे इश्यूज का जो है वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती जाऊं कि आप जरूर कमेंट करें और बताएं और पूछें हमें, आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है। हमारा आज का टॉपिक है नए साल का आगाज किस तरह करें, किस तरह अपना नया साल गुजारें, कैसे गुजारें। क्या जो हम पिछला साल गुजार के आए हैं वो ठीक था, या उसमें क्या चेंजिंग ऐसे आने वाले हैं जो कि अब आने वाली हमारी जिंदगी जो है अभी भी मुश्किलात में खड़ी है, या जो जिंदगी में मुश्किलात देख के आए हैं हम आगे नए साल में उसको ना देखें और हम इन चीजों को कवर कर लें। आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस गेस्ट के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, माशाल्लाह वो किसी भी कह लें कि इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और माशाल्लाह बहुत ऑनरेबल मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं। मैम समिया खालिद, वेलकम मैम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। Thank you so much, Ikra. Thank you so much. जज़ाकल्लाह मैम। हमारे साथ मिस समिया खालिद मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन द एंड मैं उनसे कहूँगी कि वो अपनी क्लिनिक का और ऑनलाइन कंसल्टेशन जो देती हैं वो आप लोगों को ज़रूर बताएं। अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना पोस्टर ज़रूर शेयर करेंगे हमारे साथ। इसके अलावा समिया खालिद जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि मैं बताऊँ तो एक लंबी लिस्ट चल जाएगी। तो इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं, और हमारे पास एक्चुअली आज हमारे सेशन का टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस से कहूंगी कि आप जरा प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो जरूर अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। मिस मैं आपकी तरफ आऊं तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि नया साल का आगाज किस तरह करें। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से मुझे आप बताएंगे, जरा ब्रीफली हमारे ऑडियंस को जरा बता दें। जी, थैंक यू सो मच इकरा। पहले तो मेरी तमाम ऑडियंस को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नो डाउट जब एक नया साल शुरू होने लगता है तो हम सेलिब्रेशंस करते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं और हमारी विशेस भी होती हैं, दुआएं करते हैं हम कि अल्लाह आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा गुजारे। हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो इस साल में बहुत खुश होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं लो ये तो हमारा इवेंट नहीं है। और हम बीइंग अ मुस्लिम हमें तो ये देखना चाहिए कि मुहर्रम में स्टार्ट होता है और हमें तब अपना साल स्टार्ट करना चाहिए, या जो जिस रिलीजन से ताल्लुक रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन तो वही होते हैं, साल तो महीने भी वैसे चल रहे होते हैं, डेट्स भी हर महीने फर्स्ट भी आती है, सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपकी जिंदगी में एक साल एक चैप्टर या एक पेज की तरह होता है। आप उसे चलो चैप्टर ले लो एक, क्योंकि एक चैप्टर में आप पूरे साल 12 मंथ्स में जो जो करते हो आप उसमें लिखते चले जाते हो। कुछ चीजें आपके बस में होती हैं, कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती, वो आपकी जिंदगी में होनी होती हैं, वो हो जाती हैं। किसी पे आप खुश होते हो, किसी पे आप गमगीन होते हो, लेकिन उस चैप्टर को हर हाल में आपने कंप्लीट करना होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसे आप चाहे 1 जनवरी से स्टार्ट कर लो, चाहे फर्स्ट मुहर्रम से स्टार्ट कर लो, या जिस भी एकेडमिक कैलेंडर से आप उसे स्टार्ट करना चाहो, वो होना ही होता है। बहरहाल जब भी आप अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें तो ये जरूर जरूर अपने माइंड में रखा करें, या मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि एक दुआ जरूर किया करें कि हमने जिंदगी में, या एक दुआ से मुराद ये होता है कि अपने थॉट्स को पॉज देना, सोचना कि हमने पिछले साल के अंदर या पिछले वक्त के दौरान में क्या खोया है और क्या पाया है। जो हमने पाया क्या वो सही था, क्या वो सही तरीके से पाया था, और क्या मुझे इसको साथ लेके जाने की जरूरत है। इकरा आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी जब ये साल स्टार्ट होना था और 31st नाइट थी, मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई और मैं उन्हें भी एग्जाम्पल दे रही थी कि बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा स्कूल गोइंग बच्चा होता है ना, जब हम उसको एक नया बैग ला के देते हैं और वो बड़ा एक्साइटेड होता है उस बैग को देख के, और वो क्या करता है कि अपनी अच्छी अच्छी बुक्स उसमें डालता है, जो पुरानी हो जाती
हैं उन्हें साइड पे कर देता है, ज्योमेट्री बॉक्स ठीक नहीं है, वो कहते हैं मामा या डैडी जो भी होते हैं कि मुझे आप नया पाउच खरीद दें कि ये अच्छा नहीं लग रहा। हर चीज नहीं लेते हैं, मीन उससे संभाल के नए बैग को बहुत केयर के साथ रख रहा होता है। सेम इसी तरह नया साल होता है कि हम अपनी वो सारी छोटी छोटी बातें, वो बुराइयां, वो चीजें जो कि हमें खुद में खुद ही पसंद नहीं है, उनको साइड पे रख के, उन्हें दबा के, दफना के, और उसके बाद नए साल में नए साल को का आगाज करें। यहाँ पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जब इस टॉपिक पे बोलूं तो मैं मौलाना रूमी का एक वाकया जरूर सुनाऊं कि उससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि जिंदगी क्या है। जब ये समझ आ जाए कि जिंदगी क्या है तो यकीनन आप उसके हर चैप्टर को बहुत ध्यान से लिखोगे, और अगर ध्यान से ना भी लिखा तो जरूर सोचोगे जरूर कि हमें इसे कैसा गुजारना चाहिए। मौलाना रूमी बताते हैं कि एक शख्स था जो कि उसको एक दफा एक बहुत कीमती हीरा मिला। अब उसको उस हीरे की पहचान नहीं थी, उसने सोचा कि मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ और उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे मेरे घर का गुजर बसर हो जाएगा। वो एक ज्वेलरी की शॉप पे गया और उसके बाद उसने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। उस पर्सन ने उसे बहुत ध्यान से देखा और उसके बाद उसने कहा कि ये तो इतना कीमती पत्थर है, इतना कीमती हीरा है कि मैं अगर पूरी दुकान भी बेच दूं और उसके पैसे तुम्हें दे दूं तो तब भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो कि इस हीरे को लेके उस वक्त का जो बादशाह था उसके पास जाओ, वो यकीनन इसकी सही कीमत लगाएगा। वो दरबार में चला गया, वहां जाके उसने बादशाह सलामत के सामने जब हीरा पेश किया और जब उसको वजीर ने और बादशाह ने देखा और जो भी उसका हिसाब उन्होंने अपने दरबार में मौजूद लोगों से लगवाया, तो वजीर ने बताया कि बादशाह सलामत, इस हीरे की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर आप अपनी पूरी सल्तनत पे दे दें तब भी इसकी कीमत आप नहीं अदा कर सकते। अब बादशाह ने कहा कि जैसा भी हो मुझे तो ये हीरा चाहिए है, अब तुम सोचो कि ये मुझे कैसे मिल सकता है। वजीर ने कहा अच्छा आप ये मेरे पे छोड़ दें। वो उस पर्सन की तरफ मुड़ा और मुखातिब होके कहा कि ये हीरा आज तुम मुझे दे जाओ, कल सुबह सूरज निकलना जब शुरू होगा तब से लेकर गुरूबे आफताब आफताब तक तुम्हारे पास टाइम है। तुम्हारे लिए जब सुबह तलुए आफताब के टाइम तुम आओगे तो इसके जो भी दरबार है और बादशाह का महल है इसके दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। तुम जो यहाँ से लेके जाना चाहो तुम ले जाना यहाँ से, और मगरिब तक तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम जितना कुछ ले जा सके वो तुम्हारा, और इसकी कीमत अदा हो जाएगी। वो घर चला गया, बड़ा खुश था कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि मैं तो बहुत कुछ ले जाऊंगा। सारी रात उसको नींद नहीं आई इसी खुशी में कि सुबह उसने बादशाह के दरबार में जाना है। बादशाह के दरबार में जब वो पहुंचा और उसके बाद सूरज अभी तलू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही पहुंच गया था। पहुंचने के बाद वो जैसे अंदर गया उसने देखा किसी ने उसको मना नहीं किया। अंदर गया, क्या देखता है कि वहां पे बेहतरीन लिबास पड़े हुए हैं, एक से एक बढ़कर खूबसूरत लिबास है। उसने कहा कि चलो अभी तो दिन का आगाज हुआ है, मैं क्यों ना पहले इसमें से अपनी पसंद का एक ड्रेस ले लूं। उसने एक पहना, उसे नहीं पसंद आया, उतारा, दूसरा पहना। काफी देर वो ये एफर्ट्स करता रहा और आखिरकार एक उसे खूबसूरत लिबास पसंद आया जिसके अंदर वो बिल्कुल एक शहजादे की तरह लग रहा था। खैर उसने वो पहन लिया। आगे गया, आगे जाके उसने जो उनसे एक और रूम देखा, एक बहुत बड़ा कमरा था जहां पे उसे बहुत सारे खाने नजर आए। वो सारी रात का जागा हुआ था, थका भी हुआ था, भूख भी थी। उसने खूब पेट भर के खाना खाया, बहुत उसे मजा आया। आगे गया, अगले कमरे में जब वो गया तो वहां देखा है कि वहां पे बहुत सारी कनीजें हैं और एक बहुत अच्छा बिस्तर लगा हुआ है, और वहां पे जो है बहुत आरामदेह जो है वो पूरा इन्वायरमेंट है। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा अभी तो काफी दिन बाकी है, क्यों ना मैं यहाँ पे आराम कर लूं, थोड़ी देर से सता लूं और उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगा, या मैं जो मुझे चीजें चाहिए मैं ले जाऊंगा। अच्छा वो सो गया, चूंकि उसने खाना बहुत खाया हुआ था, थका हुआ था। जब सोया तो उसकी आंख जब खुली तो कोई उसे जगा रहा था। जब वो उठा तो वो दरबान उसे जगा रहे थे कि उठो तुम्हारा टाइम हो गया, तुमने वापस जाना है। वो इतना घबराया कि वो घबरा के उसने बहुत सी चीजें इकट्ठी करके साथ लेके जाने की कोशिश की कि मैं ये भी उठा लूं, मैं वो भी उठा लूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुमने जो चीजें उठा के पहले बाहर रख ली थी वही तुम्हारी थी, अब मगरिब के बाद तुम ये चीजें नहीं लेके जा सकते। और उसको उस महल से निकाल दिया गया। और अगर आप गौर करो तो ये जिंदगी है, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, वो सूरज जब तुलू हुआ वहां से शुरू हुई और जहां गरूब हुआ वहां खत्म हो गई। सोचने की बात यह है कि हमने क्या क्या इकट्ठा किया। ये वो पूरी किताब की मैं बात कर रही हूँ, और अभी तो नया साल शुरू हुआ है, यानी कि एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है।
एक चैप्टर खत्म हुआ और एक नया चैप्टर शुरू हो गया। अभी भी टाइम है, जिस कमरे में तुम लोग हो उस कमरे को देखो, उसकी हवस में ना खो जाओ, बल्कि उसकी बजाय ये देखो कि मैं क्या क्या बाहर लेके जा सकता हूँ जो मेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी के बाद मेरे काम आ सकता है। तो मैं आज ये अपनी तमाम ऑडियंस को बताना चाह रही थी कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत किताब है, एक चैप्टर और नया स्टार्ट हुआ है, अच्छे से स्टार्ट करो उसे। जज़ाकल्लाह मैम। वो कहते हैं ना कि जब इस तरह की बात होती है ना, इंसान एकदम से अंदर अलर्ट हो जाता है कि यार कभी भी कुछ हो सकता है। वाकई में ये बात है कि जिंदगी बहुत जितनी खूबसूरत है उतनी मुश्किल भी है, और दोनों तरफ से दोनों पहलू जो हैं उसको गुजारने आने चाहिए, तो इंसान हर चीज बड़े अच्छे से मैनेज कर लेता है। अभी बहुत अच्छा आपने वाकया सुनाया, लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रही थी कि जिंदगी एक चैप्टर है अलग, ठीक है, एक नया साल, एक नया चैप्टर खुल गया। तो अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ देखें, डेली बेसिस के डेज देखें, तो मिस तब भी हम ये कह सकते हैं कि आपका एक एक दिन गुजर गया, आपने एक सफा लिख लिया उसका। तो डेली बेसिस के सफों को हम लोग किस तरह अपने तरजीहात दे सकते हैं, किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। मतलब आज जो चीजें मैंने छोड़ दी है ना, अगर सुबह भी मैंने वही छोड़ दी तो फिर मेरा सफा तो अगला भी जाया गया, और मैंने वो नेगेटिविटी अपने अंदर खत्म नहीं की, मैंने कुछ अच्छी इम्प्लीकेशंस नहीं की, कुछ मैंने अच्छा नहीं किया, ना मुझे किसी ने बताया। तो ये सब किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने ये चैप्टर छोड़े। अब अगर हम सफे पे आए जिंदगी के कि वो हमने किस तरह सुधारना है, फिर हम अपना चैप्टर अच्छा कर सकेंगे। देखो उसका बेहतरीन तरीका जो है ना, अब हम चूंकि पहले तो हमने एक बड़ी बुक की बात की, अब हम एक चैप्टर पे आ रहे हैं या एक पेज पे आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन, आपका तैयार होना। मीन सेल्फ विलिंगनेस कब होती है, जब सेल्फ विलिंगनेस से भी पहले मैं बात करती हूँ सेल्फ केयर की। जब आप केयर करते हो अपनी, और उसके बाद वो टाइम आता है जब आप विलिंग होते हो कि हाँ अब मुझे कुछ करना है। मीन्स आप पहले ये अवेयरनेस तो अपने अंदर पैदा करो कि मुझे कुछ करना है, या ये किताब का जो पेज है इसे मैंने जाया नहीं होने देना। तो आम फहम जुबान में एक आम इंसान के लिए अगर मैं बात करूं तो वो यही है, सीधी सादे अल्फाज में, कि अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दें। नेगेटिविटी का जिंदगी में कोई फायदा नहीं। आप जिसके लिए गुस्सा दिल में लिए बैठे हुए हो, जिसके नाराज हो, जिसके लिए परेशान हो, जिसकी बात से कुड़ रहे हो, चिढ़ रहे हो, उसको तो पता भी नहीं है। वो तो शायद अपनी जिंदगी में इतना मगन है कि उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो कि नहीं किया जाता। अच्छा एक बात बताऊं, हम इस किस्म की जो मैंने अभी ये बात की, ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ते भी हैं, हमें बहुत सारी कोटेशंस शेयर की जाती हैं कि साफ सुथरा रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। कोई ये नहीं पूछता कि इसकी वजह क्या है। जब मैं ऐसी कोई भी कोटेशन पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि इसकी साइंटिफिक रीजन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमें इतना फोर्स किया जाता है कि आप खुश रहो, अपने हाथ से दिया करो, सदका किया करो, खैरात किया करो, अपने काम को टाइम पे मुकम्मल किया करो। तो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम कोई एक ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, कोई काम हमने मुकम्मल कर लिया, कोई छोटी सी बात को, खुशी को सेलिब्रेट कर लिया, तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो अल्लाह ताला ने रखे हैं, वो सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हैप्पीनेस केमिकल्स कहा जाता है, हैप्पीनेस के हार्मोन्स कहा जाता है। वो सिक्रेट होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक पीस की, एक कामनेस की फीलिंग्स लेके आते हैं। जब ये कामनेस हमारे अंदर आती है ना, तो ये जिंदगी भी एक जन्नत की तरह लगना शुरू हो जाती है। ये जिंदगी इतनी खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है कि यकीन नहीं आता कि ये मेरी जिंदगी है, क्योंकि आपके अंदर फिर ग्रेटिट्यूड आ जाता है, शुक्र आ जाता है। आप छोटी छोटी बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, कभी जो मेरी ऑडियंस है ये करके देखें कि उसके बाद जो आपको खुशी और सुकून मिलेगा उसका कोई मोल नहीं है। वो एक कीमती हीरा है जो कि सिर्फ आपके पास होगा फिर।
बिल्कुल ऐसे ही है। और वंस अगेन मैं अपने ऑडियंस से कहते चलूं कि आज आप लोग जितना फायदा उठा सकते हैं ना उठा लें, जितनी पॉजिटिविटी ले सकते हैं ले लें। आज की जो हमारी गेस्ट हैं हमारी पेज की रौनक हैं, और हमेशा जब भी आती हैं इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे के जाती हैं कि अगर हम लोग उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सुधर सकती हैं, हम अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हैं। क्योंकि बात जो है वो, क्योंकि मैं भी इनकी स्टूडेंट हूँ, तो एज अ जूनियर साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे ये बात कर सकती हूँ कि सारी जो जिंदगी है वो आपकी अपनी थॉट पैटर्न्स पे, आप उन्हें किस तरह गुजार रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। मिस, अगर मैं यहीं से क्वेश्चन करूंगी थॉट पैटर्न से कि अब हमने कहा है कि आज हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम अपनी जिंदगी का चैप्टर सही करने के लिए हम अपनी जिंदगी के पेज ठीक करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कभी किसी का बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी किसी की निग्लेक्शन बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी हमसे वो चीज छिन रही होती है जिसके पीछे हम पागल हो रहे होते हैं, या कहते हैं कि नहीं ये मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम एकदम कह लें कि लेट डाउन हो जाते हैं, हम हर चीज छोड़ देते हैं और हिम्मत भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपनी जिंदगी के जो चैप्टर्स हैं, नया साल जो हम शुरू कर रहे हैं, इस सबको किस तरह बेहतर करें, बेहतर से बेहतरीन करें। जी, मैं यहाँ पे इकरा आपको बताना यही चाहूँगी कि देखो जैसे जब हम फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ पे कट लग गया, आपको कोई चोट लग गया, या आपको फ्लू हो गया, तो आप क्या करते हो? आप मेडिसिन लेते हो ना उसके लिए, और उसके बाद आपको उसका फ़ायदा होता है, आप ठीक हो जाते हो, एक मेडिसिन ने आपको से फ़र्क नहीं पड़ा है, अब दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि हमारी थॉट्स भी इसी तरह की एक चीज़ है, जो जब खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। और मेडिसिन जो-सी है वो वाली मेडिसिन नहीं है जो कि हम पानी के साथ कभी ले रहे होते हैं, कभी वो पानी में मिक्स करके ले रहे होते हैं या इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। ये जो मेडिसिन होती है ये पॉजिटिव थॉट्स होती हैं। ये पॉजिटिविटी हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं आगे बढ़ने का। आपको पता है कि मैंने ये ज़िंदगी में देखा कि आपकी ज़िंदगी में एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको किसी न किसी को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते ना, तो हमें सही समझ नहीं आ रही होती क्या गलत है, क्या सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप लोगों को भी पहले गलत और सही का डिसीजन करके कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी या एक ऐसी ज़ात का इंतखाब कर लेना चाहिए जिस पे आपको यकीन हो कि जो ये कह रहा है वो ठीक है, ठीक है? अब मैं बीइंग अ मुस्लिम मुझे ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो उसमें कुछ लोग फिर ये कह देते हैं कि जो अहादीस हैं, कुछ सही अहादीस हमें मिलती हैं, कुछ में थोड़ा डाउट होता है। हम कुरान पे तो कभी डाउट नहीं करते ना, हमें अल्लाह ताला पे तो कभी डाउट नहीं आता ना। जब अल्लाह ताला या कुरान हमें ये बात कहता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने रखा है, तो इट्स मीन कि हिम्मत ही पीछे रह जाती है। कर ही जिए वो हम करें तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट आपकी बात का मैं आंसर ये देना चाहूंगी कि मेडिसिन की तरह डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो न सिर्फ आप एनर्जेटिक रहते हो बल्कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए भी आपके अंदर इतनी एनर्जी जमा हो जाती है कि आप उन प्रॉब्लम्स का आसानी से सामना कर लेते हो। जैसा कि आप अच्छा खाना खाते हो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कोई बीमारी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करती जितना दूसरे लोगों को करती है। फॉर एग्जाम्पल आज कोविड-19 है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोविड की उतनी सिम्टम्स नहीं होंगी जितनी के बाकी लोगों को ही। सेम इसी तरह अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हो अपनी डेली बेसिस पे, जैसे मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, हम इस किस्म की डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताते हैं, वो आप करते हो तो आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपके सर पे पहाड़ भी टूट जाए, आपकी पर्सनैलिटी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, कामनेस होगी। तो इसके लिए अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और बड़ी डिटेल से हर चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने बताया है मिस समिया। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस भी इस सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि वाक़ई में एक पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं वो लेके आना। और मैम मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि पॉज़िटिव थॉट जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला मुश्किल होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक यहाँ पे रूल है कि अगर हमारा चैप्टर पीछे से बुरा गुजरा है तो मैंने अपनी तरफ नहीं देखना कि मेरा चैप्टर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही दूंगी यहाँ पर, मैं नहीं देखूंगी कि मेरा पिछला साल या मेरी जिंदगी का एक चैप्टर जो बंद हुआ है वो किस तरह था।
मैंने नजर देख ली है नेक्स्ट पे कि वो जो क्या कर रहा है, उसका किस तरह का साल गुजरा और उसने तो फिर भी ये किया। मतलब हम लोग हिट करते हैं दूसरों को, हमारी जिंदगी चाहे बिल्कुल खराब है और उससे भी ज्यादा हम बुरी गुजार रहे हैं, लेकिन हम इस चीज पे फोकस नहीं करते और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमारे हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा या हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। सबसे बड़ी एक हमारी, मुझे मैम ये लगता है कि एक बेसिक हमारी सोसाइटी की रीजन है कि हम दूसरों की लैग पुलिंग करते हैं, हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते। तो अगर हम अपना नया साल अच्छा गुजारना चाहते हैं, अब जो चले गुजर गया, पास्ट गुजर गया, तो उसके लिए आप प्लीज हमारे ऑडियंस को एक स्पेशल ये मैसेज दें मेरी रिक्वेस्ट पे कि अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करें, खुद सुधरें, दूसरों को मत सुधारें। जब आप सुधर जाएंगे तो दूसरे खुद ब खुद आपको देख के स्टेप लेंगे, कहीं ना कहीं से तो वो शुरू करेंगे ना। जिक्रा ऐसे ही है। मैंने जो लोगों में प्रॉब्लम देखा ना कि वो जब दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं या कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसकी बेसिक रीज़न ही यही है कि वो ऑन नहीं करते। जो वो खुद कर रहे होते हैं, कभी वो कबूल नहीं करते कि ये मैंने किया। जब आप अपने आप को ऑन नहीं करोगे, तो तब यकीनन आप डिफरेंट किस्म के मैकेनिज़्म्स अपनाओगे, लाइक अपनी एंग्ज़ायटी को दूर करने के लिए। एक बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम ह्यूमन बीइंग के अंदर मौजूद है। 2-3 बच्चे खेल रहे होंगे ना, कोई एक चीज़ टूट जाएगी तो वो दूसरे को कहेगा इसने किया था, इसने सजेशन दी थी, मैंने ये नहीं किया। हम सारी उम्र ऐसे ही करते रहते हैं। बड़े हो जाते हैं, बातें बदल जाती हैं, तजुर्बे हमें बदल देते हैं, लेकिन तरीका वही रहता है, इसने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। यानी कि हम ऑन नहीं करते। तो जो आपसे ज़िंदगी में अच्छा काम हुआ, जहाँ आप उसको ऑन करते हो, वहाँ अपने गलत फैसलों को भी ऑन करना सीखें कि उसमें भी आप, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, किसी के कहने पे आपने नहीं किया, आप खुद ज़िम्मेदार थे। जब आप ऑन करोगे तो फिर सलाह की तरफ भी आ पाओगे, खुद चाहोगे कि मैं ठीक भी हो जाऊँ। एक चीज़ आप मान ही नहीं रहे तो उसकी करेक्शन कैसे करोगे? तो करेक्शन के लिए पहले मानना ज़रूरी है, अपना ज़हनी तौर पे तैयार होना ज़रूरी है, तभी जो उनसे आप आगे सजेशंस दे सकोगे या अपनी ज़िंदगी के अगले चैप्टर को ज़्यादा खूबसूरत बना सकोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मैम, ये वाकई में बहुत अच्छा मैसेज है कि अपना ऑन करना सीखें, खुद गलती मानना सीखें। गलती सबसे हो जाती है, लेकिन उसको कबूल करना सीखें, हाँ मेरी गलती है और मैं इसको सुधारूंगा, ये चीज करें। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आ जाता है कि ईगो का मसला आ जाता है। अगर हम, जैसे आपने मैम पेरेंट्स की बच्चों की एग्जाम्पल दी, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैं साथ कहूंगी कि वो लोग भी नहीं मानते कि जी हमारे बच्चे की गलती थी, और यहाँ से बाद बच्चों को एक आदत डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसकी लर्निंग स्टेज, उसने सीख लिया कि जी ये तो मेरी गलती नहीं है, मैं तोड़ूंगा भी तो मैं कह दूंगा कि जी इसी ने किया है, क्योंकि मेरी मामा ने कह दिया है। तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप उसने सीख लिया, उसके जो दिमाग में थी ये चीज डेवलप होगी और देन वो कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम। वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में जाके कितनी भी बड़ी गलती कर लेगा, वो कभी इस चीज को मानेगा नहीं। फिर माँ बाप कहते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा क्यों खराब हो गया, ये मेरी बात नहीं सुनता। तो अगर हम लोग बेसिक एलिमेंट शुरू करें, अपने बच्चों को वहीं से सिखाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी के शुरुआत के चैप्टर हैं, शुरुआत के सफ़े हैं, पेजेस हैं जिन्हें आप लिख रहे हैं। तब जब बच्चों के पेजेस डेली डेली लिखे जाते हैं, वो पेरेंट्स की बेस होते हैं। तो रिक्वेस्ट है स्पेशली कि नया साल है, अपने बच्चों की अच्छी सी शुरुआत करें, उनका फ्यूचर अभी आप लोगों के हाथ में है। फिर हम कह देते हैं कि जो बच्चे डिपेंडेंट हैं डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ये सब चीजें फिर बाद में। लेकिन जब आपके हाथ में है तब आप उनकी किताब बहुत अच्छे से लिखें कि उनके फिर जो अगर वो पीछे मुड़ के देखें, उनके पेजेस इतने अच्छे हों, इतने प्यार बड़े हों बहुत माजरत के साथ, तो वो लोग फिर इस चीज को बहुत अच्छे से आगे भी लेके चलें। थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत अच्छा मैसेज था और ये बेसिक नीड है हमारी सोसाइटी की। मैं हम लोग हर दफा इस सेशन पे, कभी भी हमारे सेशन में पेरेंट्स मेरा एक और मैसेज है जो मैं देना चाह रही हूँ अपनी ऑडियंस को। मैंने आज इनके लिए स्पेशल एक पोएम प्लान की थी, जो कि मेरी जिंदगी की फेवरेट पोएम है और मुझे वो जो उनसे बहुत मोटिवेशन देती है। जी जी, मैंने ये कहना था कि लास्ट में आप प्लीज कोई मैसेज दें आपकी तरफ ही आ रही थी। सही। तो मैंने कहा इससे पहले कि चूंकि आज हमारे पास टाइम कम है, आप इसको एंड करो, तो मैं एक सजेशन देना चाह रही थी, वो चीज बताना चाह रही थी जो मुझे मोटिवेशन देती है। जिस तरह कभी हर इंसान जिंदगी में कहीं ना कहीं लेट डाउन होता है, डिस्टर्ब होता है, तो कोई एक चीज उसे जो एकदम उसकी एनर्जी बढ़ाती है ना, वो एक पोएम है मेरी जिंदगी में भी ना, जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो ये एक इंडियन हमारे राइटर हैं, उन्होंने लिखी हुई है, हरिवंश बच्चन साहब हैं जिनकी ये पोइम है। तो होप सो, चूंकि उर्दू हिंदी में इतना फर्क नहीं है, तो ये सबको समझ आ जाएगी और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी भी हो।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चूंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न फसल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न फसल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। मैम बहुत अच्छा मैं ऑनलाइन ही आपके लिए क्लैपिंग, जो कि हमेशा ही मेरी तरफ से बहुत ऑनर होता है आपके साथ यहाँ पे मौजूद बैठना क्लास में। तो मतलब ये बहुत अच्छी पोइम है और एक बहुत ज्यादा कह लें कि वाकई में मोटिवेट करती है आपको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ लाइंस इसमें इस तरह की हैं कि अगर इंसान जब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, अगर उन्हें ही दोहरा ले तो आपके अंदर ये जो मोटिवेशन है ये खुद ब खुद इंक्रीज होने लगती है और आप खुद सोचते हैं। और जब आप लोग सोचते हैं, नियत ही करते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत अच्छी वाइब्स रखी हैं। जब हम लोग नियत करते हैं ना कि हम ये काम अब इस तरह नहीं इस तरह करेंगे या हम कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला की जात इतनी रहीम है कि वो ऑल्टरनेट्स खुद ब खुद हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं कि चलो हम इस तरह कर लेते हैं, हम उस तरह कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा करम है अल्लाह का, और अल्लाह ताला हर किसी पे अपना खास करम करे। और ये मुसलमान होने की एक बहुत बड़ी कह लें कि ताकत है मुसलमानों के पास कि पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल जाती हैं। और थैंक यू सो मच मैम। मैं जाने से पहले फिर आपकी तरफ आऊँ तो मैं कहूँगी कि अपना क्लिनिक का, कंसल्टेशंस का प्लीज हमारे ऑडियंस को बता दें। जी इकरा, मैं आजकल रिफा इंटरनेशनल में होती हूँ, वो तो आपको भी पता है, वहाँ पे तो एज अ लेक्चरर काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैं ना रिफा रिहैब क्लिनिक में काम मैं कर रही हूँ, वहाँ पे एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच काम करती हूँ। क्योंकि मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ साथ ये काम भी होता है कि मैंने फूड के थ्रू लोगों की सेल्फ हीलिंग करनी होती है। सो मैं जो उनसी होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस होता है। मेरा अपना जो क्लिनिक है वो यहाँ वावडा टाउन के अंदर है। वावडा टाउन में अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको अंजुम पॉली क्लिनिक के नाम से एक मिलेगा, मेन मार्केट के अंदर ही, वहां पे मैं होती हूँ। वहां पे भी आप अगर अंजुम पॉली क्लिनिक को वेबसाइट पे सर्च आउट करो तो आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जी थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना क्लिनिक का हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ऑनर है हमारे लिए कि आप हमें बता रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑडियंस हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था और इसको हम बहुत शायद 2 घंटे तक भी इस पर बात कर सकते थे, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। पर से गेस्ट इतनी अच्छी हो तो फिर बात करने का और भी मजा आ रहा होता है। और हमारे ऑडियंस भी बहुत ज्यादा इंजॉय करें। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स हैं, सबने बहुत कुछ लर्न किया होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच मैम। मैं उम्मीद करूंगी जरूर एक दफा फिर आप हमें जरूर टाइम देंगे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे और हम जरूर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।